हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाठशाला। और आप लोग जो है हमारे साथ अटेंड कर रहे हैं मेंस का बैच। मेंस के बैच में हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो है पैराजंबल। पैराजंबल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके जो रूल्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में उन रूल्स को फॉलो कर सकते हो। और मेंस का बैच है, फ्री कोर्स है, उसमें आप इनरोल कर लो। आज जो हमने क्वेश्चन लिया है इसके एप्लीकेशन पार्ट को देखने के लिए, वो 2016 का पेपर है, 12 जनवरी का पेपर है 2016 का। 17 और 18 का पेपर हल्का था, 2016 का जो पेपर है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और जो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है उसमें से 80 to 90% जो क्वेश्चन थे वो बहुत आसान थे, 2 सेकंड या 3 सेकंड में लग जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको ना एक अलग तरीके की चीज़ सीखने को मिलेगी। तो चलो अपन स्क्रीन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेकिंग रोप्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड्स इन द वर्ल्ड। आज के दिन मुझे थोड़ा सा इसका हिंदी रूपांतरण भी करना पड़ेगा ताकि मैं रूल्स को आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ। जो रूल मुझे समझाना है वो समझाना ये है कि आज की क्लास में आप ये समझो कि जनरल से स्पेसिफिक कैसे जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक कैसे जानते हैं। जब भी हम पैराग्राफ बनाते हैं तो पहले हम जनरल डिस्कशन करते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं। तो ये दो चीज़ है जो आपको समझना है आज की क्लास में। तो हमने वन पार्ट में बोला मेकिंग रोप्स इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड्स इन द वर्ल्ड। इसका हिंदी मतलब ये हो गया कि मेकिंग रोप्स, रस्सियाँ बनाना, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड्स इन द वर्ल्ड। ये सबसे पुराना जो है ट्रेड है वर्ल्ड का। पीपुल यूज देम फॉर द टेथरिंग एनिमल्स, फॉर ड्राइंग वाटर्स फ्रॉम वेल्स एंड फॉर ड्राइंग लार्ज स्टोन्स विच वर यूज्ड इन बिल्डिंग। अब जो पी ऑप्शन में दिया गया है, पी ऑप्शन में दिया गया है कि ये जो रोप्स है वो किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स है, टेथरिंग एनिमल्स, ड्राइंग वाटर्स फ्रॉम वेल, ड्रैगिंग लार्ज स्टोन्स विच वर यूज्ड इन बिल्डिंग। तो कुल मिला जुला के इसकी हिंदी रूपांतरण करने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ सकते हो कि पी में जो हमें सेंस लग रहा है वो ये सेंस लग रहा है कि जो लोग हैं रस्सियों का इस्तेमाल कैसे करते थे। एक यहाँ पे मैं आपका जो ध्यान है ले जाना चाहूँगा देम पे। देम आपका एक प्रोनाउन है और आपको ये समझना पड़ेगा कि इस प्रोनाउन का नाउन किधर है। जो हम रूल प्रोनाउन हिंट इस्तेमाल करते हैं बेसिकली ये यही चीज़ है। फिर क्यू में दिया है वी नो दैट पीपुल मेड रोप्स सेवरल सेंचुरीज बैक। क्यू एक जनरल सी बात कह रहा है कि वी नो दैट पीपुल मेड रोप्स सेवरल सेंचुरीज बैक, कि हम जानते हैं कि कुछ सेंचुरी पहले जो है रस्सियाँ बनाई जाती थी। ये एक जनरल सी बात हम कह रहे हैं। उसके बाद है दे मेड देम फ्रॉम कैमल हेयर एंड फ्रॉम ट्विस्टेड ग्रास। दे मेड देम, एक तो दिया है दे और दूसरा दिया हुआ है देम। देम किसका? रस्सियों की बातचीत कर रही है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मेकिंग रोप्स एक प्रोसेस है। क्या है? मेकिंग रोप्स एक प्रोसेस है। देम इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, देम इस्तेमाल हुआ है रोप्स के लिए। तो रोप्स आपको एक तो यहां पे क्यू पार्ट में मिला हुआ है। थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। वी हैव फाउंड पीसेज ऑफ रोप इन वेरी ओल्ड इजिप्टियन टॉम्स। यस जो है, यस में क्या बोला जा रहा है कि वी हैव फाउंड, हमने बहुत सारी पीसेज जो है बरामद किया, प्राप्त किया ओल्ड इजिप्टियन टॉम्स में से। तो यहां पे भी रोप मेंशन है। तो रोप आपके दो पार्ट में मेंशन है, ये है आपके क्यू में और ये है आपके यस में। और देम दो जगह मेंशन है, पी और आर में। पी और आर में देम मेंशन है, ध्यान से देखिएगा। पी और आर में देम मेंशन है और दे भी मेंशन है। तो एक तो ये समझिए कि आर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते थे, आर हमारे पास है नहीं। इसमें देम मेंशन है, कहने का मतलब है कि रोप पहले आएगा फिर हम देम इस्तेमाल करेंगे। तो पी से स्टार्ट होने वाले पार्ट को भी हम कट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यह देखना है कि छठवां ऑप्शन आता है, वी हैव फाउंड 2 रोप्स विच वर मेड ऑफ थिन कॉपर वायर इन द सिटी ऑफ पोम्पई विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाई ए वोल्केनो 200 ईयर्स एगो। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि छठवें का जो मतलब है, बेसिक जो सेंस है कि हमें कुछ रोप्स ऐसे भी मिले हैं जो मिले किससे? थिन कॉपर वायर से, जो कि सिटी पोम्पई में मिली है और 2000 साल पहले वोल्केनो से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो सिंपल सा जो जनरल सेंस रहा है वो यही सेंस रहा है। अब हमको ये समझना है कि ये जो पैसेज आता है, जब हमको प्रोनाउन का हिंट बहुत अच्छा नहीं मिलता है, तो प्रोनाउन का अच्छा हिंट नहीं मिलता है तो हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या और हिंट अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो हम ये समझ पा रहे हैं कि देखो भाई, पी वाला जो पार्ट है क्यू और एस के बाद आना चाहिए। बेसिकली पहले क्यू आएगा या एस आएगा या फिर क्यू और एस के बीच में आ सकता है। तो पी वाले पार्ट से अपन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये हम एलिमिनेट कर गए, एक हमको हिंट मिल गया है। अब यस वाला पार्ट और क्यू वाले पार्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करना है और दोनों काइंड ऑफ आपको जनरल दिखाई दे रहा होगा। वी नो दैट पीपुल मेड रोप्स सेवरल सेंचुरीज बैक, वी हैव फाउंड पीसेज ऑफ रोप इन वेरी ओल्ड इजिप्टियन टॉम्स।
आपको यह समझना है कि जो क्यू वाला पार्ट है ये जनरल स्टेटमेंट है। वी नो दैट पीपुल मेड रोप्स सेवरल सेंचुरीज बैक, हम जानते हैं, एक जनरल हमने स्टेटमेंट दिया कि हम जानते हैं। पहले तो एक ये स्टेटमेंट है जो बिल्कुल जनरल है, उसके बाद इससे थोड़ा स्पेसिफिक है, इसी से थोड़ा स्पेसिफिक है, वी नो दैट पीपुल मेड रोप्स सेवरल सेंचुरीज बैक, हम जानते हैं कि लोग बनाया करते थे। इसके बाद थोड़ा सा स्पेसिफिक हुए हैं कि वी हैव फाउंड, हमने जनरल एक बात कर दी कि सेंचुरीज पहले लोग बनाते थे, अब हम स्पेसिफिक होने जा रहे हैं कि हमें प्राप्त हुआ। तो ये है आपका जो क्यू सेक्शन है वो है जनरल, और एस उसका थोड़ा सा स्पेसिफिक पार्ट है, 1 उसका और जनरल पार्ट है। तो कुल मिला जुला के क्यू पहले आना चाहिए, एस बाद में आना चाहिए, और यहां पे आपके पास ऑप्शन है एस कट जाएगा। क्या है? एस ऑप्शन कट जाएगा। अब आपको सिंपली एक बात ये समझना है कि क्यू और एस के बाद, क्यू और एस के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, या क्यू और एस के बीच में आपका जो ये पार्ट है आर वाला पार्ट ये आएगा, या पी वाला पार्ट आएगा क्यू और एस के बीच में। तो वी नो दैट पीपुल मेड रोप्स सेवरल सेंचुरीज बैक, वी हैव फाउंड पीसेज ऑफ रोप इन वेरी ओल्ड इजिप्टियन टॉम्स। इन दोनों में से, इन दोनों सेंटेंस में से आपका क्यू और एस में कोई प्रोनाउन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, क्यू और एस के बीच में कोई प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन आपका पी के पार्ट में है, प्रोनाउन आपका आर के पार्ट में है। तो और प्रोनाउन जो पी और आर के पार्ट में है वो बाद वाले पार्ट में है। तो आपका जो क्यू और एस का सेगमेंट है वो क्यू और एस का सेगमेंट आपका पहले आना चाहिए, और पी और आर के सीक्वेंस में क्यू और एस जो है आपका ये है, और पी और आर के सीक्वेंस में आपको ध्यान से देखना होगा कि आपका जो पी है वो पहले आना चाहिए, आर बाद में आना चाहिए। रीजन क्यों? क्योंकि इसमें दे मेंशन है, दे आया है आपके पीपल के लिए। क्या है? दे जो है आपका पीपल के लिए आया हुआ है। तो क्यू एस पी आर इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। अब यहां पे मैंने ना जो एग्जाम में आपका सोल्यूशन दिया हुआ है वो भी लिया हुआ है, एक बार इसको देखते हैं थोड़ा सा, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। अब एग्जाम में जो आपका दिया हुआ था, जो सोल्यूशन दिया हुआ था, जो विदाउट करेक्शन वाला ये क्वेश्चन पेपर है, तो ये जो दिया हुआ था क्यू एस आर और पी दिया हुआ था। अब दे आप पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? दे पीपल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जब तक पीपल नहीं आएगा तब तक दे का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, और जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन होना चाहिए 4। ये है जब आपका पहले बार जो है आता है, एक बार सोल्यूशन आता है, फिर आप जो है क्या करते हो, फिर आप बताते हो कि ये क्वेश्चन गलत है, तो फिर से दोबारा करेक्टेड जो है आंसर शीट आती है। तो करेक्टेड आंसर शीट में जो ऑप्शन है वो आपका क्यू एस पी आर आएगा, ना कि क्यू एस आर पी आएगा। आर हमेशा बाद में आएगा, पी पहले आएगा। दे मेड देम फ्रॉम कैमल हेयर एंड फ्रॉम ट्विस्टेड ग्रास। दे किसके लिए आ रहा है? पीपुल यूज देम फॉर टेथरिंग एनिमल्स एंड ऑल थिंग। तो जब तक आप नाउन मेंशन नहीं करोगे तब तक जो है प्रोनाउन मेंशन नहीं करोगे। वी के लिए दे नहीं लगा सकते, वी ऑलरेडी आपका प्रोनाउन है। पीपल के लिए दे आया है, तो यहां पे एक करेक्शन की जरूरत है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब ये पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ये हर किताब में देखोगे तो हर किताब में उसका जो करेक्टेड आंसर शीट है उसके हिसाब से ऑप्शन नहीं लिए गए हैं, नॉन करेक्टेड के हिसाब से सीधे सीधे हर किताब ने क्या किया है, रूल्स को कुछ भी पता नहीं है। अगर उसने पी ऑप्शन दे दिया, पी ऑप्शन ले लिया है, क्यू ऑप्शन दे दिया, क्यू ऑप्शन दे दिया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्यू एस पी आर। इसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ये है द किंग वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज पीपुल वर लेजी, ऑल कर्स द स्टोन एंड ब्लेम द गवर्नमेंट, देन द किंग हैड द स्टोन रिमूव्ड, फिर नेक्स्ट डे पीपुल पास्ड बाई एंड वेंट round it, he had a big stone put in the middle of the road, one night under the stone the king had placed a purse full of money। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ समझने भर का है और 2-3 सेकेंड्स का है। जैसे मैं अगर हिंट को लेके बताऊं कि इसमें क्या अपन के पास हिंट है, अपन के पास हिंट क्या है, एक प्रोनाउन दिया हुआ स्टार्टिंग में और किंग को मेंशन है। तो यहां पे देखिए द किंग वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज पीपुल वर लेजी, He had a big stone put in the middle of the road one night। यहां पे ये जनरल स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या किया, He had a big stone put in the middle of the road one night। उन्होंने क्या काम किया, मिड रोड में एक दिन कर दिया। तो ये जो ही है ये किंग को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसके बाद ही आना चाहिए। किंग दोबारा भी मेंशन है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, देन द किंग हैड द स्टोन रिमूव्ड। बाद में उन्होंने क्या किया,
स्टोन को हटा दिया, पहले रखेंगे तभी तो हटाएंगे, पहले रखेंगे तभी तो हटाएंगे, इसका मतलब है ये सेंटेंस हमेशा इसके पहले आना चाहिए और किंग के बाद उसका प्रोनाउन आना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, नाउन देन प्रोनाउन, या तो इसके बाद आता या तो इसके बाद आता। तो ये वाला जो पार्ट है हमेशा इस वाले पार्ट के बाद आना चाहिए, क्योंकि पहले राजा रखेंगे तभी तो हटाएंगे। तो एस से स्टार्ट होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है, वो है सेकेंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो आप इस क्वेश्चन को विदिन अ सेकेंड कर सकते हैं। इसके बाद है सितंबर 2005 आई फेल्ट सच ए ग्रेट वेट ऑन मी दैट आई कुड बेयरली मूव। अगला ऑप्शन है एज द डोर्स क्लोज बिहाइंड मी आई वॉज ओवरकम बाई डीप लोनलीनेस एंड डिसअपेयर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आई वॉज लिविंग बिहाइंड माई फैमिली एंड आई डिड नॉट नो व्हेन आई वुड सी देम अगेन। फिर अगला ऑप्शन है आई वॉज गोइंग थ्रू द डिपार्चर गेट एट द एयरपोर्ट इन होलिगन क्यूबा इन माई हैंड्स आई हेल्ड माई पेपर बुक। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और सेम टाइम पे बहुत डिफिकल्ट भी है। जितना क्वेश्चन आसान लगता है, जितना सेंस में आता है, उतनी गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या कि एक बंदा जो है वो अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा है, और जब वो छोड़ के जाता है तो जो दिया हुआ है समरी में वो ये है कि वो गेट क्रॉस करता है, उसके बाद जाता है, वो लोनलीनेस फील करता है। तो स्टेटमेंट में हम दो तरीके से इसे जो है ले सकते हैं। इस लाइक कि वो गेट से पहले ही बाय बोल के जो है लोनली फील कर रहा है, गेट के बाद चले जाने के बाद जब आखिरी समय में हम देखते हैं तो फैमिली को लगता है कि नहीं बर्डन है, तो इस टाइप का है। तो चलो थोड़ा सेंस भी समझते हैं और आपको मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा एक दो हिंट पे, जो प्रोनाउन के रूल पे ये लग जाएगा। लिखा हुआ है सितंबर 2005 आई फेल्ट सच ए ग्रेट वेट, आई फेल्ट सच ए ग्रेट वेट। ये जो लिखा हुआ है ना सच ए ग्रेट वेट, अब ये सच ए ग्रेट वेट जो है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एक तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। ऑन मी दैट आई कुड बेयरली मूव, हिंदी में इसका मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा भारी महसूस कर रहा था, और इतना भारी महसूस कर रहा था कि मैं बेयरली थोड़ा भी मूव कर सकूं। एज द डोर क्लोज बिहाइंड मी, जैसे ही मेरे पीछे डोर क्लोज हुआ, आई वॉज ओवरकम बाई डीप लोनलीनेस एंड डिसअपेयर। जैसे ही दरवाजा मेरे पीछे से बंद हुआ, मैं क्या हुआ, मैं आई वॉज ओवरकम बाई डीप लोनलीनेस, बहुत लोनलीनेस एंड डिस्पेयर और निराशा होने लगी। ठीक है, एज द डोर्स, द लगा हुआ है, ये एक आर्टिकल है जो हमें फोकस कराएगा कि कहीं मेंशन है स्पेसिफिक डोर जिसको हम पहले रखेंगे, बाद में उस डोर को लेके आगे की बात कहेंगे। तो यहाँ पे एक हिंट है, आई वॉज लिविंग बिहाइंड माई फैमिली एंड आई डिड नॉट नो व्हेन आई वुड सी दम अगेन। आई वॉज लिविंग, मैं छोड़ रहा था अपनी फैमिली को अपने पीछे, एंड आई डिड नॉट नो व्हेन आई वुड सी दम अगेन। और यहाँ लिखा आई फेल्ट सच ए ग्रेट वेट, सच ए ग्रेट वेट क्यों महसूस कर रहा था, आई वॉज लिविंग, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं अपने परिवार को पीछे छोड़ रहा था और मुझे नहीं पता था मैं उन्हें दोबारा कब देख पाऊंगा। तो जो ये सच ए ग्रेट वेट है ना, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसके बाद ही जो है सच ए ग्रेट वेट होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ रहा था और मुझे नहीं पता था कि कब मैं उनसे मिलने वाला हूं, तो यही तो पेन और वेट महसूस हो रहा था। तो आर और पी पेयर में आएंगे, क्योंकि ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव को लेके हमेशा हमको ध्यान रखना होता है कि किसको वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो वो आर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो आर और पी पेयर में आना चाहिए, आर पहले आना चाहिए। एक पेयर हमारा आरपी बन गया है। चलिए हम एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारे पास आरपी कहीं है, आरपी कहीं, आरपी कहीं, आरपी सिर्फ यहीं है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इतने से ही आपका काम बन जाता है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक बार स्टेटमेंट पूरा पढ़ सकते हो कि क्या चीज़ें सही जा रही है या सही नहीं जा रही है। सितंबर 2005 में आई वॉज गोइंग थ्रू द डिपार्चर गेट एट द एयरपोर्ट इन होलिगन क्यूबा। ठीक है, 2005 में मैं गुजर रहा था। ठीक है, उसके बाद है क्यू ऑप्शन, एट द डोर क्लोज्ड, एज द डोर क्लोज्ड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्चर गेट, और ये क्या काम कर रहा है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। इसका ये मतलब है एस और क्यू साथ में आना चाहिए। तो एस क्यू आर पी बन रहा है, बिल्कुल सही है। एस क्यू आ गया, आर पी हमने मैच करा लिया था, बिल्कुल ठीक है। मतलब हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो करेक्ट है, थर्ड वाला ऑप्शन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द रेसिपी ऑफ मेकिंग व्हाइट सॉस इज वेरी सिंपल, स्टीयर द मिक्सचर ऑफ मैदा एंड बटर कॉन्स्टेंटली। अब स्टीयर द मिक्सचर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, किसी स्पेसिफिक मिक्सचर की बात कर रहे होंगे। पुट 1 टेबल स्पून ऑफ फाइन फ्लोर मैदा व्हेन द बटर गेट्स हीटेड, जब बटर हीट हो जाए तब हमें मैदा मिलाना है। देखो हम कहीं बटर हीट कर रहे हैं क्या, इसका मतलब वो पहले आएगा। मतलब हमें पहले मिक्सचर ढूंढना है, फिर हमें ये देखना है कि बटर कहीं पे गया है कि नहीं। हीट 1 टेबल स्पून ऑफ बटर इन ए पैन, ये बोल रहा है हीट 1 टेबल स्पून ऑफ बटर, यहाँ पे बटर हीट हो रहा है, तो हीट होने के बाद मिलाओगे, इसका मतलब है आर और क्यू कॉम्बिनेशन में आना चाहिए। एड 1 कप ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर,
मिक्सचर में मिलाना है एंड कुक फॉर 1 मिनट। अब ये जो चीज़ है ये आपका सीधे सीधे आ गया, आर पहले आना है, क्यू उसके बाद में आना है, और फिर क्या है, फाइन फ्लोर व्हेन द बटर गेट्स हीटेड, स्टीयर द मिक्सचर ऑफ मैदा एंड बटर। मैदा एंड बटर बोल रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन में आपने बटर डाला, इस वाले ऑप्शन में आपने मैदा डाला, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो दोनों के मिक्सचर को, और फिर मिक्सचर में यहाँ पे ऐड कर रहे हो। ये बहुत आसान से था, सेंस से भी निकल गया और चीज़ें बहुत आसान से है, मतलब वर्ड क्लू से भी निकल जाता। तो कई सारे तरीके होते हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो अपन क्या मिला रहे थे, आर क्यू मिला रहे थे, देन पी मिला रहे थे, और फाइनली क्या मिला रहे थे, यस मिला रहे थे। आर क्यू पी एस कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, आर क्यू पी एस ऑप्शन नंबर 4 है जो हो जाएगा करेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आई कैन नॉट स्टैंड हेयर एंड प्रॉमिस दैट योर फ्यूचर पाथ इज गोइंग टू बी वंडरफुल। आई कैन नॉट स्टैंड here and promise that your future path is going to be wonderful। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हारा जो फ्यूचर पाथ है वो अच्छा होने वाला है। फिर P है, वॉट एवर वन फील्स लाइक डूइंग टूडे इज सेट अप एज मोरल। अब एक चीज़ ये देखो, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई हिंट नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई जो है हिंट यहाँ पे नहीं लग रहा है। पीपुल डोंट इवन प्रिटेंड टू केयर अबाउट वॉट इज राइट, पीपुल डोंट इवन प्रिटेंड, यार इसमें भी कोई हिंट आपको प्रोनाउन देखने को मिल रहा है, नहीं। इंस्टेड इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आवर टाइम इज डिफरेंट देन सम अदर इराज इन ह्यूमन हिस्ट्री। इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट हो सकता है, इंस्टेड। ये चीज आपको देखना है कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, तो शायद हम एक पेयर बना सके। अभी तक ना इसको पॉइंट आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ना इसको पॉइंट आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉट एवर वन फील्स लाइक डूइंग टूडे इज सेट अप एज मोरल, इंस्टेड इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट, इट इसको रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है। पीपुल डोंट इवन प्रिटेंड टू केयर अबाउट वॉट इज राइट, it might be very difficult because our time is different than some other eras in human history। ठीक है, if you look around you can see that little by little it is a path leading to our destruction। if you look forward, अगर आगे की तरफ देखोगे you can see that, आप देखोगे कि धीरे धीरे करके हम जो है लीड करते हैं डिस्ट्रक्शन के पाथ पे। और फाइनली I am afraid that this legacy of freedom is facing an uncertain future। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इंस्टीड इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट, जो इट रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टेटमेंट 1 को कर रहा है। आई कैन नॉट स्टैंड हियर एंड प्रॉमिस दैट योर फ्यूचर पाथ इज गोइंग टू बी वंडरफुल, आपका जो फ्यूचर पाथ है वो वंडरफुल होगा। ये अब इंस्टीड इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट, इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट मतलब जो फ्यूचर पाथ का वंडरफुल होना ये डिफिकल्ट है। क्या है, फ्यूचर पाथ का वंडरफुल होना ये डिफिकल्ट है। ये इट जो है ना ये इसी को बता रहा है, इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट, क्या, फ्यूचर पाथ वंडरफुल हो। तो जो आपके ऑप्शन आएगा वो 1 के बाद आपका जो आएगा वो आर आएगा, मतलब ऑप्शन में पी आर क्यू पी, आर से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। सिर्फ एक ही हिंट हमें यहाँ पे मिला था, इसी हिंट से क्वेश्चन लग गया। तो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करते करते आप ये हिंट ढूंढ पाओगे। इसमें देखो सेंस भी लगेगा, अगर सेंस नहीं लगा पाओगे तो कभी भी समझ नहीं पाओगे, सेंस थोड़ा चाहिए होगा। कई बार हमको सारा सेंस भी पता होता है तब भी हम सेंस में ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन से मैं जानबूझ के समझा रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो कि प्रोनाउन से चीज़ों को कनेक्ट करना ज़्यादा आसान है। सेंस के बजाय, सेंस में हम गलती कर सकते हैं पर प्रोनाउन से हम चीज़ें ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोज वॉज लोनली इन द हाउस, सी वॉज वेरी गुड एट दैट। ध्यान से देखिएगा, सी सैट ऑल डे इन ए रूम ऑन द टेरेस, सी वुड सिट ऑन द रग एंड डू हर रीडिंग एंड राइटिंग। इट वॉज ए लिटिल रूम विथ नथिंग बट ए बेड एंड ए रग। इट वॉज द ओनली थिंग सी हैड लर्न फ्रॉम द कॉन्वेंट। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा बहुत ध्यान से, ये इस क्वेश्चन में हिंट अच्छा खासा दिया हुआ है। एक तो ध्यान से ये देखिएगा, इट वॉज ए लिटिल रूम, इट किसके लिए आया है, मतलब इट वॉज ए लिटिल रूम, क्या रूम कहीं पे मेंशन है, लिखा हुआ है सी सैट ऑल डे इन ए रूम, सी सैट ऑल डे इन ए रूम ऑन द टेरेस, ऑन द टेरेस पे बैठे हुई एक रूम थी, ठीक है, पूरे टेरेस पे एक रूम था, उसी में जो है पूरे दिन बैठी रही। इट वॉज ए लिटिल रूम, अब यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि ये क्या रूम बहुत छोटा था, इसका मतलब क्यू और एस पेयर बनेगा। पहले तो देखो क्यू और एस कहीं पे पेयर है, क्यू और एस कहीं पे पेयर है, सिर्फ एक ही जगह पेयर है, कहीं और पेयर ही नहीं, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्या एक ही जगह पेयर है, कहीं क्वेश्चन में और ऑप्शन में जगह ही नहीं दिया हुआ है, तो आपका समय पूरा का पूरा बच गया। और वैसे भी ध्यान से देखिएगा जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखो कि इट वॉज ए लिटिल रूम विथ नथिंग बट ए बेड एंड रग, और इसमें दिया हुआ है सी वुड सिट ऑन द रग एंड डू हर रीडिंग एंड राइटिंग। तो जब पहले रग मेंशन करोगे तभी तो उस पर बैठोगे, भाई ये बताओगे कि रूम में रग था तभी तो उस पर बैठोगे। तो एस के बाद आपका आर आना चाहिए, वैसे भी एस के बाद आर है, और पेयर भी बनेगा जब पूरी तरीके से आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे। मैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट आउट करता हूँ जिससे आपकी जो समय है वो एग्जाम में बचाया जा सके, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके एग्जाम में। फिर अगला जो क्वेश्चन है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट
सेड द बॉय मॉडेस्टली, आई एम ए स्पेसमैन। यू कैन नॉट सी इट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम अनोदर प्लानट, आई एम ए स्पेसमैन, ही सैड अगेन। यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ही सैड अगेन लिखा हुआ है, ये ही जो है किसके लिए आया है, यहाँ पे बॉय मेंशन कर रहा है, इसी के लिए आया हुआ है। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सैड द बॉय मॉडेस्टली, आई एम ए स्पेसमैन। क्या इसके तुरंत बाद ये वाली लाइन लेनी चाहिए या ब्रेक करके लेना चाहिए, हमको ये समझना है। फिर आपको ये देखना है कि कहीं बॉय दोबारा मेंशन, अगर दोबारा मेंशन नहीं होगा तो डायरेक्टली लेंगे, अगर कहीं बॉय दोबारा मेंशन है तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद लेना है या फिर उसके बाद लेना है। फिर इसके बाद दिया हुआ है जॉन एंड जॉर्ज स्टेयर्ड एट द बॉय। जॉन एंड जॉर्ज जो है लड़की की तरफ घूर के देख रहे थे। अब यहाँ पे द बॉय दोबारा मेंशन है। आपको एक बात ये देखना है कि क्या जो ये वाला पार्ट है, आर वाला पार्ट 1 के बाद लेना है या फिर एस वाला लेना है। अब लिखा हुआ ही सैड अगेन, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वास्तव में सैड द बॉय मॉडेस्टली, आई एम ए स्पेसमैन। वाकई में भाई साहब मैं एक स्पेसमैन हूँ। ये सैड द बॉय मॉडेस्टली बड़े प्यार से बोला उसने कि आई एम ए स्पेसमैन, मैं एक स्पेसमैन हूँ। जॉन एंड जॉर्ज, सेंस देखिएगा, जॉन एंड जॉर्ज स्टेयर्ड एट द बॉय। भाई 2 बंदे थे, उसने घूर के देखा, रे स्पेसमैन है। अब उसके बाद जब उसको घूर के देखेगा तो फिर से वो लड़का बोलेगा आई एम ए स्पेसमैन, ही सैड अगेन। मतलब वो जो घूर के देखेगा, आश्चर्य से देखेगा। स्टेयर कब करता है आदमी, आश्चर्य से देखता है या गुस्से में देखता है। तो उसने क्या किया, दोबारा बोला। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इसके बाद आएगा। किसके बाद आएगा, ही सैड अगेन फ्रॉम अनोदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट से। यू कैन नॉट सी इट फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से नहीं देख सकते हो। अनोदर जो प्लैनेट है तुम उसको यहाँ से नहीं देख सकते हो, इट इसके लिए है। तो कहने का मतलब ये जो सीक्वेंस है जस्ट रिवर्स दिया हुआ है। 1 के बाद नीचे से चालू करोगे एस आर क्यू एन पी, और ये ऑप्शन अपन को चेक करना है कहाँ पे दिया हुआ है, एस आर क्यू एन पी, लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते 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 ये सावधानी जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सावधानी बरतनी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए पुअर वुमन लॉस्ट हर ओनली सन। एक बूढ़ी महिला, एक गरीब महिला, मतलब बूढ़ी नहीं गरीब महिला, एक गरीब महिला है, लॉस्ट हर ओनली सन, उसने अपना एक अकेला जो बच्चा है वो खो दिया। ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर नो डेथ हैड एवर टेकन प्लेस। ही किसके लिए आया है आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे। एज बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज इनविटेबल। देखो जो बुद्धा है, इनएविटेबल का मतलब होता है जो टाला ना जा सके। और मैं आपको पैराजम्बल पढ़ा रहा हूँ तो शब्दों की मीनिंग पे फोकस नहीं करा रहा हूँ ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान पैराजम्बल को सॉल्व करने के तरीके में नाउन और प्रोनाउन के कनेक्शन में लेके जा रहा हूँ। एज ए बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज इनएविटेबल। तो जो ही है वो आया है बुद्धा के लिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सी कुड नॉट फाइंड सच ए हाउस, सच ए हाउस। अब ये सच ए हाउस, ये सच कौन से हाउस की बात हो रही है। सी केम टू बुद्धा टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। अब यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी कई बार चीजें दिया हुआ है। आप कनेक्ट कैसे करेंगे, देखो पुअर वुमन के लिए सी आया है तो 2 पार्ट में सी आया हुआ है। इसका ये मतलब है कि हम यहाँ से वहां तक जंप करेंगे। अब यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि इसको कैसे जंप करना है। और लास्ट पार्ट है द वुमन अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ बुद्धा। पी को ध्यान से देखेंगे, ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस। ही आस्क्ड, किसने, बुद्धा ने बोला बंदी को, उस लेडी को, क्या है कि एक मस्टर्ड जो सीड है वो लेके आओ उस घर से जहां पे किसी भी बंदे की आज तक डेथ हुई ना हो। तो इसी हाउस की बात हो रही है। सच ए हाउस, सी कुड नॉट फाइंड सच ए हाउस, वो इस तरीके का घर ढूंढ नहीं पाई। इसका मतलब यह है कि पी और आर कॉम्बिनेशन में आएगा। पी और आर कहां पे कॉम्बिनेशन में, पहले तो आप एक बात ये देखो, पी और आर कहीं पे कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में पी और आर कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन यही सही हो जाएगा। और दूसरा चीज है सी केम टू बुद्धा टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, और क्यू और पी भी आपका पेयर में आएगा। एज बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज इनएविटेबल। तो आपके पास क्यू और पी जो है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि क्यू और पी है इसमें, क्यू और पी देखो ध्यान से है, क्यू और पी पेयर में है, आ रहा है, एस क्यू पेयर में आ रहा है, क्यू पी पेयर में आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आपका जो पार्ट है वो बिल्कुल सही है, पी आर भी आ रहा है, बिल्कुल सही है, मतलब हमने जो ऑप्शन टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रोनाउन के बेसिस पे ये पार्ट बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डोंट आस्क व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम। डोंट आस्क व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, ऑन अदर ओकेजन वी हैव टाइम इन हैंड। डोंट आस्क व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, मत पूछो भाई इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। ऑन अदर ओकेजन्स वी हैव टाइम इन हैंड, दूसरे ओकेजन्स पे हमारे हाथ में टाइम रहता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू से इफ द प्रोग्राम कैन बी पुट अप एट ऑल, ये कहना मुश्किल है कि प्रोग्राम टाइम पे किया जा सकता है, दिया जा सकता है। दिस टाइम वी आर नॉट ओनली फेसिंग ए लैक ऑफ टाइम बट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। इस वक्त जो है हम क्या कर रहे हैं, टाइम की कमी और रिसोर्स की कमी दोनों एक साथ
फेस कर रहे हैं। आई एम लूजिंग कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली, सो प्लीज सी व्हाट यू कैन डू फॉर अस, वी डोंट वांट टू गिव अप ट्राइंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जनरल से स्पेसिफिक चलना है, जनरल से स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक चलना है, वही यहाँ पे हिंट है। डोंट आस्क व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, ऑन अदर ओकेजन वी हैव टाइम इन हैंड। इस बार मत पूछो क्या हो रहा है, हर बार तो हमारे हाथ में कुछ रहता है लेकिन इस बार कुछ नहीं है। फिर उसके बाद एक सेंटेंस ये है, बोल रहा है कि डोंट आस्क व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, मत पूछो कि हम क्या कर रहे हैं। हर वक्त तो जो है हमारे पास समय होता है पर इस बार नहीं है। और फिर उसके बाद ये इसी तरीके से जाता है, फिर मेंशन करते हैं कि इस बार क्या क्या हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसका मतलब जो है 1 के बाद आपका जो ऑप्शन जाना चाहिए वो जाना चाहिए पी। ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है, मतलब डोंट आस्क व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, मत पूछो कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। दूसरे समय पे तो हमारे पास टाइम रहता है, तो 1 के बाद पी, पी के बाद आर, तो हमें ये देखना पड़ेगा। और ऑप्शन ही आपके पास ऐसा दिया हुआ है कि पी से जैसे ही स्टार्ट करोगे ऑप्शन ही कोई और लेने की जरूरत नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू से इफ द प्रोग्राम कैन बी पुट अप एट ऑल। ये देखो स्पेसिफिक बात है, जनरल बात ये है कि डोंट आस्क व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, ऑन अदर इक्वेशन वी हैव टाइम इन हैंड। और फिर हम स्पेसिफिक होना चालू हो रहे हैं, दिस टाइम वी आर नॉट फेसिंग ए लैक ऑफ टाइम बट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। अच्छा, मैं हिंदी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं हिंदी एक बार एक्सप्लेन कर भी देता हूँ। थोड़ा सा मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, पर पूरे स्टेटमेंट्स के जो है मैं एक काम करता हूँ, हिंदी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा और कनेक्शन बना पाओ जनरल से स्पेसिफिक। जनरल से स्पेसिफिक जब भी आप जाते हो तब आपको या तो इंग्लिश में सेंस की जरूरत होती है या तो हिंदी में सेंस की जरूरत होती है। जनरल से स्पेसिफिक तभी आप कर पाओगे जब आप सेंटेंस की मीनिंग समझ पाओगे। डोंट आस्क व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, मत पूछो। आसान भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, और ना ही शब्द इसमें चुने गए हैं जिनकी मतलब हमें ना पता हो। डोंट आस्क व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, मत पूछो इस बार हम क्या काम कर रहे हैं। ऑन अदर ओकेजन्स वी हैव टाइम इन हैंड, दूसरे ओकेजन्स पे, दूसरे समय पे होता क्या कि हमारे पास समय होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू से इफ द प्रोग्राम कैन बी पुट अप एट ऑल, जो क्यू ऑप्शन है ये बोला जा रहा है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू से, कहना मुश्किल है कि जो प्रोग्राम है वो टाइम पे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। दिस टाइम वी आर नॉट ओनली फेसिंग ए लैक ऑफ टाइम बट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। इस वक्त जो है हम फेस कर रहे हैं टाइम की कमी के साथ साथ रिसोर्सेज की कमी को भी। और यस ऑप्शन, आई एम लूजिंग कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली, मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूँ। सो प्लीज सी व्हाट यू कैन डू फॉर अस। सो देखो, किसी से बातचीत में ये कन्वर्सेशन पूरा चल रहा है कि देखो भाई क्या कर सकते हो। वी डोंट वांट टू गिव अप ट्राइंग, हम अपना जो है ट्राई करने वाला पार्ट जो है गिव अप नहीं करना चाहते, ये पूरा का पूरा सेंस है। तो देखो एक बात ऐसे समझो कि इसमें जो जनरल से स्पेसिफिक कैसे जाएंगे, हम ये बात बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है क्या है कि इस बार मतलब डोंट आस्क व्हाट वी आर डूइंग, मत पूछो कि अभी हम क्या काम कर रहे हैं। हर बार तो हमारे पास समय होता है, लेकिन इस बार क्या है, ना ही हमारे पास जो है टाइम है और ना ही हमारे पास रिसोर्स है। अब इसके बाद ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहा है कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। डिफिकल्ट है, अगर प्रोग्राम चाहिए होगा भाई साहब तो ये मुश्किल है कि हम टाइम पे मैनेज कर पाए। मैं धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूँ। सो प्लीज सी व्हाट यू कैन डू, देखो तो मेरे लिए क्या काम कर सकते हो और मैं गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सेंटेंस इसी तरीके से फ्लो करेगा और वो PRQS है। तो जनरल से स्पेसिफिक जब भी आप जाते हो, अदर हिंट नहीं मिलती है, जनरल से स्पेसिफिक जाना होता है तो आपको सेंस पता होना चाहिए। तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 भी काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से था और ये भी क्वेश्चन आसान है। और जब जनरल से स्पेसिफिक जाने वाले क्वेश्चंस आते हैं उनकी मीनिंग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, उनकी मीनिंग बहुत आसान होती है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से सेट ही किया जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुँचते हैं। इट इज़ नाउ 5 in the evening and so it will bear away another child. Soon it will be 6 and it will be time. I have to unveil the truth. I have to end the injustice committed by the shadow. The shadow will then come in darkness. The shadow must be defeated. ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पूरे सेट में इससे ज़्यादा आसान कोई क्वेश्चन रहा होगा। ये बोला जा रहा है इट इज़ नाउ 5 in the evening, फिर बोला जा रहा है soon it will be 6 and it will be time, कि जल्द ही 6 बज जाएगा। 5 बज रहा है, जल्दी 6 बज जाएगा और टाइम आ जाएगा। तो पहले के बाद क्यों जाना चाहिए। इसके बाद मैं पहले ऑप्शन चेक करता हूँ। ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है कि क्यों एक ही जगह है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहीं से मैं पहले क्या काम करता कि QSPR पूरा का पूरा पढ़ के सेंस मैच करा लेता और काम हो जाता। तो जो Q से स्टार्ट हो रहा है पार्ट वो हो गया करेक्ट आपका। इट इज़ नाउ 5 in the evening, soon it will be 6 and it will be time. ये कहीं पे भी और लेके जाओगे तो ये सेंटेंस फिट नहीं बैठेगा। अगर पहले के बाद अगर आप क्यों नहीं ले जाओगे और कहीं पे भी इसको फिट बैठाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं बैठेगा फिट। इसी वजह से 1 के बाद क्यों आएगा और फिर ऑप्शन आपको यही करेक्ट कर देना होता है, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका किसी और पार्ट के बाद फिट नहीं बैठेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मदर डू यू लव मी, सी आस्क्ड। माँ
क्या तुम मुझे प्यार करती है, उसने पूछा। सी देन लुक्ड इनटू हर मदर्स टीयर्स फिल्ड आइज आउट ऑफ इम्पेशेंस फॉर ए रिप्लाई। उसने फिर देखा अपनी माँ के आंखों में जो कि आंसू से भरा हुआ था और इम्पेशेंसली रिप्लाई का वेट किया। फिर अगला ऑप्शन है सी केप्ट वेटिंग बट हर मदर डिड नॉट स्पीक। वो वेट करती रही लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोली। फिर है देन सी अंडरस्टूड व्हाट वर्ड्स द मदर्स आइज स्पोक। लेकिन उसके बाद वो समझ गई कि उसकी माँ की आंखें क्या बोल रही है एंड द रीजन फॉर हर साइलेंस, क्यों वो शांत है। सी गॉट नो डायरेक्ट रिप्लाई एंड ग्रीव रेस्टलेस। उसको कोई डायरेक्ट रिप्लाई नहीं मिला और वो रेस्टलेस हो गई। सी क्लाइम्ड स्लोली ऑन टू हर मदर्स लैप। वो जो है धीरे से माँ की गोद में चढ़ गई। अब यहाँ पे देखो ये जो आपका पैराजम्बल है ये बहुत आसान है, मतलब अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, इसकी मीनिंग निकालना बहुत आसान है। लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। ये हाईलाइट कैसे होगा? सी देन लुक्ड इनटू हर मदर्स टीयर फिल्ड आइज। देन लिखा हुआ कि किसी चीज के बाद उसने ऐसा किया। सी केप्ट वेटिंग, ये शब्दों में ये वर्ड क्लू है, ये वर्ड क्लू पे बेस्ड है। सी केप्ट वेटिंग, पहले उसने वेट किया है, फिर भी चीज नहीं हुई है, फिर भी वेट करती रही। देन सी अंडरस्टूड व्हाट वर्ड्स द मदर आइज स्पोक एंड द रीजन फॉर हर साइलेंस। वो क्यों साइलेंस है यहाँ वो समझ गई। देन सी अंडरस्टूड। और साइलेंस कहाँ बात हो रही है कि यहाँ इसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला, यहाँ वो समझ गई। तो ये जो आर है ये पी के बाद आएगा, ये आपको साफ साफ मीनिंग से ही पता चल रहा होगा। सी गॉट नो डायरेक्ट रिप्लाई एंड ग्रीव रेस्टलेस। उसे कोई डायरेक्ट रिप्लाई नहीं मिला और रेस्टलेस हो गई। सी केप्ट वेटिंग, भाई उसको एक बार जवाब नहीं मिला, यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा, उसे कोई डायरेक्ट रिप्लाई नहीं मिला, फिर वो वेट करती रही कि उसकी माँ जो है कुछ बोलेगी, नहीं बोली। फिर क्या हुआ? देन सी लुक्ड इनटू हर मदर्स टीयर फीलिंग्स आइज। अब उसके बाद उसने अपनी माँ की आंखों में देखा क्योंकि वो आंसू से भरा हुआ था। उसके बाद वो समझ गई और वो अपनी माँ के उसमें चढ़ गई, गोद में लैप में चढ़ गई। तो जो सीक्वेंस है वो यही। तो यहाँ पे 3 तरीके का जो वर्ड क्लू है ये हमें मदद कर रहा है जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन है एस, पी और आर, बचा हुआ क्यू इसके बाद, क्योंकि एस में उसने डायरेक्ट पूछा और क्यू यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, एस क्यू पी आर। यहाँ पे उससे कोई डायरेक्ट रिप्लाई नहीं मिला, फिर वो वेट करती रही, फिर उसने माँ की आंखों में देखा, फिर वो समझ गई, फिर उसकी गोद में आ गई। तो यहाँ से ये चलेगा 1 से लेकर 6 तक। ये आपको ऑप्शन ढूंढना है, एस क्यू पी और आर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। In the early 1920s, settlers came to Alaska looking for gold. Today, people use it to get from place to place. ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ today people use it. ये it किसके लिए आया हुआ है? ये पेयर बना सकता है, इसका नाउन आपको ढूंढना पड़ेगा। The trail they used to travel inland is known today as the Iditarod Road Trail. They traveled by boat to Seward and Creek and from there by land into the goldfields. The Iditarod Road Trail quickly became a major thoroughfare in Alaska. In the winters, the only means of travel down this trail is by dog sleighs. अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो इसकी मीनिंग निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप बस एक बात ये समझ में अगर आपको आ जाए कि ये इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? दे ट्रेवल्ड बाई बोट, टुडे पीपल यूज इट टू गेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दे ट्रेवल्ड बाई बोट टू सेवर्ड। ये दे किसके लिए है? दे पीपल के लिए है या फिर ये सेटलर्स के लिए है? अगर ये सेटलर्स के लिए है तो 1 के बाद आर आएगा, पीपल के लिए है तो ये पी के बाद आर आएगा। बस इतना ध्यान से आपको समझना है। दे ट्रेवल्ड बाई बोट, कौन? सेटलर्स ट्रेवल कर रहे हैं बोट से। कौन ट्रेवल कर रहे हैं? सेटलर्स ट्रेवल कर रहे हैं जो है बोट से सेवार्ड एंड क्रिक में। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा आपका 1 के साथ आर बनेगा, सॉरी हाँ ते इस्तेमाल है ना, 1 के साथ आर बनेगा। 1 के साथ आर आपको देखना होगा। आर आपके एक ही ऑप्शन में है, वो है सेकेंड ऑप्शन में। क्या है? आर आपके एक ही ऑप्शन में, किसी और ऑप्शन में होता तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती, है ही नहीं है। तो ये आसान है। तो यहाँ से हम क्या काम किए? क्वेश्चन सॉल्व किए और निकल गए। समय हमारा पूरा का पूरा बच गया। हमें ना सेंस लगाना ना कुछ लगाना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देयर वॉज ए लार्ज गैदरिंग एट द पार्टी। पार्टी में बहुत बड़ी गैदरिंग हो रखी थी। I too wore a brand new gold jacket. मैं भी पहने हुआ था। इसका मतलब है कि पहले ये मेंशन हुआ कि कोई और भी पहने हुआ था, तब तो मैं बताऊंगा भाई सब लोग पहने हुए थे, मैं भी ये पहना हुआ था, या वो आदमी पहना था मैं भी पहने हुआ था। तो हमें ढूंढना है। माई ब्लैक लेदर शूज वर शाइनिंग। मेरा जो
काला जो लेदर का जो जूता था वो साइन कर रहा था। इट मैच्ड वेल विथ माई न्यू पेयर ऑफ फेडेड स्टोन वॉश पैंट। इट मैच्ड, ये इट किसके लिए आया? इट मैच्ड वेल विथ माई न्यू पेयर ऑफ फेडेड स्टोन वॉश पैंट्स। एवरीबडी हैड पुट ऑन न्यू कलरफुल क्लॉथ्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि सब लोग पहने हुए थे, तो पहले सब लोग पहने होंगे तभी तो मैं पहनूंगा ना ब्रांड न्यू गोल्ड जैकेट। और ये इट जो है वो इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, इसी के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। तो यस पहले आएगा क्योंकि पहले सब लोग पहने हुए थे कलरफुल, तो मैं भी पहना हुआ था, ऐसा कहने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आर आएगा, तो एस पी आर, देन बचा हुआ पार्ट क्यू। माई ब्लैक लेदर शूज वर शाइनिंग। सिंपली एस पी आर क्यू आपके पास ऑप्शन का है, यहाँ पे एस पी आर क्यू ऑप्शन जो थर्ड है वो हो जाएगा करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देयर वॉज नो बडी इन द मार्केट एट दैट टाइम ऑफ द नाइट। एडेड टू दैट इट हैड बीन रेनिंग incessantly. The night was darker than usual. All shops were closed. The atmosphere was heavy. The stars disappeared from the sky and it made the night heavier. देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने की बात है। There was nobody in the market at the time of the night. हमने बोला एट द टाइम ऑफ द नाइट, ये जनरल बात भी, और फिर इसी नाइट को उठा के हमने क्या काम किया, सेंटेंस को और एलेबोरेट करना स्टार्ट किया कि द नाइट वाज डार्कर देन यूजुअल। जो नाइट है वो डार्कर था देन यूजुअल के। ये नाइट अगर बाद वाले पार्ट में मेंशन होता तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। हम क्या करते हैं, जब किसी चीज को एंड करते हैं लास्ट में और फिर उसी से अगर स्टार्ट करना हो तो जस्ट उसके बाद ही रखते हैं। देयर वाज नोबडी इन द मार्केट एट द टाइम ऑफ द नाइट, और फिर अगर कोई पार्ट द नाइट से ही स्टार्ट है, इसका ये मतलब है कि हम जो जहां नोड खत्म कर रहे हैं अपने बात की, उसी नोड को फिर से पिक कर रहे हैं। देयर वॉज नो बडी इन द मार्केट एट द टाइम ऑफ द नाइट वॉज डार्कर देन यूजुअल। उसके बाद पूरा का पूरा जो पार्ट है स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास पी क्यू आर एस अलग अलग दिए हुए हैं, तो पहले के बाद अगर हमें पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो समझिएगा कि जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है, सेंटेंस में कोई सा शब्द आखिरी में है और अगर अगला किसी का पार्ट इसी से स्टार्ट है तो प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है कि ये इसके साथ में आए, ये इसके साथ में आए। अगर ये खत्म हो रहा है और ये शुरुआत हो रहा है तो ये साथ में आएगा, अगर इसका आखिरी शब्द और इसका पहला शब्द सेम हो तो, और स्पेशली आर्टिकल लगा के हो, जैसे यहाँ पे कि दैट टाइम ऑफ द नाइट और द नाइट वॉज डार्कर देन यूजुअल, क्योंकि इसको कहीं और प्लेस करोगे तो कभी भी सेंस इसका बैठेगा नहीं। तो जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं उससे आप आसानी से निकाल पाओगे QPRS। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यस आपका आखिरी में आया हुआ है। अब यहां लिखा हुआ द एटमोस्फियर वॉज हैवी, द स्टार्स डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई एंड इट मेड द नाइट हैवियर। एटमोस्फियर बहुत हैवी दिखाई दे रहा था, स्टार सारे डिसअपियर हो गए थे और ये क्या कर रहे थे, स्काई को और हैवियर बना रहे थे। तो ये इसके साथ बहुत वेल बैलेंस्ड है, बहुत वेल मैनेज्ड है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द फ्रेम ऑफ बीकन एज ए क्रिएटिव राइटर रेस्ट मेनली ऑन हिज एसेज। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ईसाई। ये द टर्म जो लिखा हुआ है ये कौन से टर्म की बात कर रहा है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा, वो इसके साथ मैच करेगा। इट मे बी परहैप्स डिजायरेबल टू राइट समथिंग ऑन एसे। इट मे बी परहैप्स डिजायरेबल टू राइट समथिंग ऑन एसे। ईसाई मीन्स एक्सपेरिमेंट, अटेम्प्ट। द एसे कवर्स एन enormous range of the competition in style. The essay is often self-revelatory and illustrative. यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो लिखा हुआ ना, द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ईसाई, तो ये है जो इसको मैच कराएगा कि कौन सा टर्म, ये एसे वाला टर्म जो है वो क्या है, डिराइव फ्रॉम किया है ईसाई। उसके बाद ईसाई का मतलब है एक्सपेरिमेंट और अटेम्प्ट। आपने विकिपीडिया रीड किया है ना, विकिपीडिया में हमेशा लिख के आता है कि भाई साहब कि ये इससे डिफाइन किया था और इसका मतलब ये है। जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो यही होता है कि ये जो टर्म है ये यहाँ से जो है डिराइव किया हुआ था और इसका मतलब ये होता है, ये प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो आपका जो सीक्वेंस है Q, P और R, ये पूरा प्रॉपर सीक्वेंस मैच कर रहा है। अब तीन एक लाइन में मिल रहा है, ढूंढ लो कहीं पे है क्या। QPR है यहाँ पे नहीं है, और कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तीन आप मैच करा पाए हो, अगर तीन मैच करा पाए हो तब भी आपका काम हो गया। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, विनू वॉज टू लीव फॉर हैदराबाद बाई द 5 o'clock ट्रेन। विनू वॉज टू लीव फॉर हैदराबाद बाई 5 o'clock ट्रेन। विनू को क्या है, हैदराबाद जाना था 5 बजे की ट्रेन से। क्विकली बोथ गॉट द लगेज इन एंड द ट्रेन बिगिन टू मूव। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो हिंट है दिया हुआ है बोथ का मतलब क्या हो गया, दो लोग हैं, और यहाँ अभी तक हमारे पास जानकारी है सिर्फ विनू की। ही ड्रोव टू द स्टेशन एंड रीच्ड ए फ्यू मिनट्स बिफोर द ट्रेन वॉज टू लीव। वो क्या है, स्टेशन गाड़ी चला के पहुंचा और कुछ समय पहले पहुंचा वहाँ पे।
However, Vinu had a busy schedule on that day and could leave the office only around 4-5 PM. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि विनू को 5 बजे की ट्रेन से हैदराबाद जाना था और फिर लगाया जा रहा है However, विनू had a busy schedule on that day, जबकि ऐसा था क्या कि विनू का जो है इतना बिजी शेड्यूल था कि उस दिन वो 4:45 पे अपना ऑफिस छोड़ सकता था। ठीक है, उसके बाद लिखा है ही रस्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड फाउंड हिज फ्रेंड वेटिंग नियर द कंपार्टमेंट। वो प्लेटफॉर्म पे रश करके पहुंचा। तो देखो एक चीज़ सीक्वेंस कैसे मैच करा सकते हो कि देखो स्टेशन पे पहले ड्रोव करेगा, फिर प्लेटफॉर्म की तरह रश करेगा, फिर दोस्त से मिलेगा, फिर दोस्त लोग जाएंगे। तो क्यू एस एन पी ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक साथ आएगा। आपके पास क्यू एस पी कहीं साथ में एक साथ दिखाई दे रहा है, क्यू एस पी क्यू एस पी क्यू एस पी एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आर से स्टार्ट होगा फर्स्ट के बाद विनू वॉज टू लीव, विनू को छोड़ना था 5 बजे और उस दिन उसका जो है बिजी जो है बहुत वो था और वो 4:45 पे छोड़ के फिर वहाँ से निकला, ऐसा मेंशन है। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो करेक्ट होगा आपका 4th। इसके बाद जो है अगला है आफ्टर द फायरिंग दैट इवनिंग द स्ट्रीट दैट यूज्ड टू बी फुल ऑफ पीपल वॉज कम्प्लीटली डिजर्टेड। आफ्टर द फायरिंग, फायरिंग के बाद उस रात को, उस इवनिंग को, उस शाम को द स्ट्रीट दैट यूज टू बी, जो स्ट्रीट बहुत क्राउड से भरा हुआ करता था, वो कम्प्लीटली डिजर्टेड था। डिजर्टेड मतलब खाली रेगिस्तान की तरह हो गया था। नॉर वर एनी विंडोज ओपन, नाइदर नॉर होता है, नो के साथ नॉर ले सकते हो और नाइदर के साथ नॉर ले सकते हो। तो हमें ढूंढना कहीं नाइदर या नो का सेंस दिया हुआ है, तो उसके साथ हम मैच करा देंगे। सडनली आई डिटेक्टेड ए मूवमेंट टू माई लेफ्ट, एक बैग मैंने अब मूवमेंट देखा। हम बात कर रहे हैं यहाँ सब डिजर्टेड है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मूवमेंट देखा। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स, वहाँ पे कोई जो है ह्यूमन बींग के ट्रेस नहीं थे। एंड ऑल डॉग्स वर फर्मली, ऑल डोर्स है, डॉग्स नहीं है, ऑल डोर्स वर फर्मली क्लोज्ड, सारे डोर्स जो है क्लोज थे। देयर का मतलब क्या है, देयर किसके लिए आया है, देयर पक्का आया है किसके लिए, देयर स्ट्रीट के लिए आया है। अब स्ट्रीट यहाँ पे देख रहे हैं, स्ट्रीट को ये पॉइंट आउट कर रहा है। अब एस पार्ट है सरप्राइजिंगली इवन द स्ट्रे डॉग्स हैड डिसअपीयर्ड, कि सरप्राइज की बात यह है कि जो स्ट्रे, जो सड़क के कुत्ते होते हैं वो भी डिसअपीयर हो चुके थे, मतलब पूरा का पूरा डिजर्टेड था। आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई रन फ्रॉम माई लाइफ। ध्यान से देखिएगा, एक तो नॉर के लिए हमें सीक्वेंस देखना है। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स एंड ऑल डोर्स वर फॉर्मली क्लोज्ड, नॉर वर एनी विंडोज ओपन। तो नो यहाँ पे है, नो के साथ वाला पार्ट लगाओगे नॉर वाला, तो आपके पास जो आएगा आर के साथ जो ऑप्शन करेक्ट मैच करेगा पी। सडनली आई डिटेक्टेड ए मूवमेंट टू माई लेफ्ट, मूवमेंट आपने सडनली देखा, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ नहीं है। यहाँ पे हम ये देख रहे थे, बात यहाँ पे कर रहे थे कि भाई साहब यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है, सारे डोर क्लोज्ड है, कोई विंडोज भी ओपन नहीं है। और सरप्राइज वाली बात क्या है कि सारे के सारे जो सड़क के कुत्ते वो भी डिसअपीयर्ड है। उसके बाद बात आएगी सडनली मैंने क्या काम किया, आई डिटेक्टेड ए मूवमेंट टू माई लेफ्ट, और उसके बाद है आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई रन फ्रॉम माई लाइफ। एक तो ये होता है कि ये पूरा इस तरीके से मैच कराते हैं, सेंस के हिसाब से जाएंगे तो हम पूरा मैच कराते हैं। और दूसरा तो ये हो गया कि आर के बाद आप सीधे सीधे क्या मैच करा सकते हो, पी मैच करा सकते हो। और आर जो है स्ट्रीट को जो है मेंशन कर रहा है, स्ट्रीट को मेंशन कर रहा है, तो 1 के बाद आप आर ले सकते हो। तो 1 के बाद जैसे ही आर लोगे क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। और एक चीज और हमने मैच कराया था आर के साथ पी को, आर के साथ पी को हमने मैच कराया था। तो आर के साथ पी देखना है आपको कहाँ मैच कर रहा है, आर के साथ पी आपका इस वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है। 3rd ऑप्शन जो होगा वो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर 2 ऑप्शन में आ गया तो एक जो पार्ट है आपको और ढूंढना पड़ता है। आर पी एस क्यू ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि आफ्टर द फायरिंग दैट इवनिंग द स्ट्रीट दैट यूज्ड टू बी फुल ऑफ पीपल वाज कंप्लीटली डिजर्टेड। वहाँ पे भाई कोई ह्यूमन बीइंग के ट्रेस नहीं थे, सारे डोर्स बंद थे, विंडोज भी बंद थे। और क्या हुआ कि वहाँ पे हमने ये देखा कि सरप्राइज वाली बात है कि कोई सड़क वाले कुत्ते भी नहीं हैं। और क्या है, सडनली क्या हुआ कि मैंने एक मोमेंट मेरे बाजू में हो गया और मैं डर गया। तो सिंपल सा सारा का सारा लॉजिक और सेंस सही से समझ में आ रहा है। तो इवन दो अगर आप देयर को और नॉर को नो के साथ कनेक्ट करते तब भी बगैर सेंस के ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। तो पेयर भी ऐसे ही कराना होता। मैंने पेयर कैसे आपका कराया, मैंने 1 के साथ आर का पेयर कराया, क्योंकि देयर स्ट्रीट को जो है पॉइंट आउट कर रहा है, इसके लिए आया हुआ है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और नॉर का नो के साथ कॉम्बिनेशन होता है, नाइदर के साथ लेते हैं या नो के साथ नॉर लेते हैं, ये 2 कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, कंजंक्शन के चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सुनीता अराहलिका's स्टोरी इज इनक्रेडिबल बट ट्रू। फॉर्चुनेटली शी वॉज पुल्ड आउट ऑफ द टाइनी ग्रेव बाई हर मैटरनल ग्रैंडफादर। हर मदर डाइड when she was 15 days old. Her grandfather decided to educate her on his own. She was buried alive by
her illiterate father the next day. Today Sunita is an author and a well-known social activist fighting against female infanticide. देखो एस पार्ट जो है वो ये बता रहा है कि भाई साहब आज के दिन पे वो एक ऑथर है, मतलब जिंदा है, और यहाँ पे उसके मरने की बात भी हो गई. जो मुझे सबसे पॉजिटिव हिंट मिला था वो मिला था द नेक्स्ट डे. अब यहाँ पे द नेक्स्ट डे की बात हो रही है, इसका ये मतलब है किसी डे की तो बात की गई होगी. इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे क्या मेंशन है, हर मदर डाइड व्हेन शी वाज 15 डेज ओल्ड. उसके माँ के मरने का एक फिक्स दिन रहा होगा, क्योंकि किसी भी तरीके से यहाँ पे किसी और दिन का जिक्र किया नहीं गया है. सिर्फ एक ही दिन का जिक्र किया है कि जब वो 15 साल की थी तो उसकी माँ मर गई थी. तो ये एक स्पेसिफिक डे है. उसके बाद नेक्स्ट डे की बात कर सकते हो, तो जो आप पेयर बना सकते हो वो क्यू के साथ एस का पेयर बना सकते हो. अब इसका सेंस भी एक बार समझ लो. और क्यू के साथ एस पेयर बनाओगे तो आपको एक जगह ही कहीं मिलेगा. देखो ये है क्यू एस, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. अब इसको समझ भी लो, मैं आपको सेंस भी समझा देता हूं. सुनीता अरालिकर्स स्टोरी इज इनक्रेडिबल बट ट्रू. उसकी जो स्टोरी है वो इनक्रेडिबल है लेकिन सत्य भी है. अब सेंस देखिएगा, हर मदर डाइड व्हेन शी वाज 15 डेज ओल्ड. उसकी मम्मी मर गई कब, जब वो 15 साल की थी. शी वॉज बरीड एलाइव, वो जिंदा दफना दी गई थी जो है उसके फादर से, इलिटरेट फादर के द्वारा. उसके बाद क्या हुआ, हर ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू एजुकेट हर हिज ओन. ये तो बाद में हो गई, लेकिन फॉर्चुनेटली शी वॉज पुल्ड आउट. पहले वो दफना दी गई थी जिंदा, तो उसे निकाल लिया गया. पहले निकालेंगे ग्रैंडफादर तभी तो पढ़ाएंगे, पहले निकालेंगे तभी तो पढ़ाएंगे. तो इसका ये मतलब है कि पहले वो दफनाई गई, फिर निकाली गई, फिर पढ़ाई गई, फिर वो मिसाल बन गई. तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है. लेकिन अगर आप ये वाला हिंट लेंगे तो इससे ही आपका काम बन जाएगा. सिर्फ एक हिंट से आपका पूरा का पूरा काम बन जाएगा. तो आप प्रैक्टिस इतना सही और सटीक कीजिए कि इस तरीके के हिंट को कोरिलेट कर पाइए. सेंस तो दुनिया में सब लगा लेंगे. न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, रीड करते रहो, आगे का काम करते रहो. सेंस लग जाएगा तो लग जाएगा, नहीं तो ये सबसे सही और सटीक तरीका है 100% स्कोर करने का और टाइम सेव करने का. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इट वॉज माई फर्स्ट डे इन कॉलेज. इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन ही नहीं हो सकता. दे टुक मी टू देयर रूम एज आई इंटर्ड. 2 सीनियर अप्रोच्ड मी. आई वॉज हैप्पी टू फॉलो देम. दे ऑफर्ड टू हेल्प मी टू लोकेट माई क्लासरूम. देयर दे फोर्स्ड मी टू पार्ट विथ माई मनी एंड द रिस्ट वॉच. देखो देयर दे फोर्स्ड कहाँ पे फोर्स करेगा, रूम में. मेरे को तो सिर्फ यही चीज़ दिखाई दे रही, मतलब हमको मिल गया पी. पी लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, एक ऑप्शन में आ रहा है, यहीं से मैं निकल जाऊंगा. और मैं हिंट बता रहा हूँ, ये इतना सरल क्वेश्चन है कि कहाँ से हिंट निकाल सकते हैं. इफरात हिंट दिया हुआ है यहाँ पे. देखिए, इट वाज माय फर्स्ट डे इन द कॉलेज एज आई इंटर्ड 2 सीनियर. भाई मैं कॉलेज में पहले घुसूंगा तब तो वारदात होगी. एज आई इंटर्ड 2 सीनियर अप्रोच्ड मी, मतलब पहले के बाद क्यों आएगा, क्या ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है. अब भाई 2 सीनियर मिलेंगे तभी तो मैं दे का जिक्र करूंगा, तभी मैं दे का जिक्र करूंगा. दोनों सेंटेंस को पढ़ूंगा, मेरे को समझ में आ जाएगा. देखो एक हिंट तो हमें ये मिल जाएगा कि हमें सीनियर्स मिले थे, तो क्यू बट ऑब्वियस सी बात है पी और एस से पहले आएगा. कई सारे हिंट है, किसी भी हिंट से लगाओगे आप तीसरे पे पहुंच जाओगे. यहाँ पे फिर आपको सिर्फ ये देखना होगा कि पी और एस में पहले क्या होएगा. दे ऑफर्ड टू हेल्प मी टू लोकेट माई क्लासरूम. दे टुक मी टू देयर रूम. भाई वो 2 सीनियर्स अप्रोच किए, फिर उन्होंने ऑफर दिया कि वो मेरा क्लासरूम बता देंगे, लेकिन क्लासरूम बताने के बजाय वो अपने रूम में ले गए. तो पहले वो ये हमें ऑफर हेल्प करेंगे ना, मेरा क्लासरूम है, फिर तो वो रूम में लेके जाएंगे. तो यस पहले आएगा और पी बाद में. तो इस तरीके से कई सारे हिंट्स इसमें दिए हुए हैं और इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता. इसके बाद आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे. द टीचर आस्क्ड द बॉयज टू बी क्वाइट. द बॉयज ओपन देयर बुक. सडनली देयर वाज सम नॉइज आउटसाइड. Then he asked them to open their books. The teacher looked outside. A dog had entered in the school premises. ये भी सेंस के बेस पे भी आसानी से निकाल सकते हो, ट्रिक के बेसिस पे आसानी से निकाल सकते हो. The teacher asked the boys to be quiet. टीचर ने ये बोला कि भैया सब लोग शांत हो जाओ. तो एक बात वो कह चुका है, टीचर आस्क्ड, उसने आस्क किया, एक बात उन्होंने कह दिया. फिर देन ही आस्क्ड, फिर उसने क्या किया, एक बात कही थी अब दूसरी बात कही. Then he asked them to open their books. पहले बोला शांत रहो, फिर बोला क्या करो, किताब खोलो. जब वो किताब खोलने की बात करेगा, देन द बॉयज ओपन देयर बुक. तभी तो वो, भाई जब तक किताब खोलने के लिए टीचर नहीं बोलेगा, लड़के खोलेंगे कहाँ से. लड़के हैं तो कलाकार तो होंगे, आपको भी पता है, हमें पता है. फिर क्या होगा, सडनली देयर वाज सम नॉइज आउटसाइड. बाहर जब होगा तभी तो टीचर क्या करेगा, बाहर देखेगा, बाहर कुछ नॉइज सुनाई देगा तभी तो बाहर देखेगा. और फिर क्या है, वहाँ पे डॉग दिखाई देगा. तो आपके पास ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा है. 1 के साथ आर कोरिलेट होगा. आर के बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा, वैसे तो मैं यहीं देख के खत्म कर देता क्योंकि ऑप्शन ही अलग है, तो पूरा डिटेल में जाता नहीं. लेकिन हम पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश कर रहे हैं सेंस से. तो 1 के बाद आर, आर के बाद पी,
P के बाद जो है आपका आएगा Q और Q के बाद S आएगा, देन 6 आएगा, RPQS दिया हुआ है। देखो ऑप्शन पूरा हमने R से मैच करा लिया तो भी यही, और अगर पूरा मैच कराएंगे तो भी यही ऑप्शन आ रहा है। जो पैराजंबल की सीरीज में आप सीख रहे हो इन क्लासेस के माध्यम से वो ये है कि कैसे आपको क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व करना है हिंट्स के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई होगी तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो अपने मेंस की तैयारी बेहतर कर पाएँ।